गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे गद्य खंड की रचना लेसन 16 नमक। और इस पाठ की जो लेखिका हैं उनका नाम है रज़िया सज्जाद ज़हीर। इस पाठ में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार सफ़िया अपने भाई से ज़िरह करने के उपरांत ठंडे दिमाग से विचार करती हैं और नमक की पुड़िया को कीनियों के बीच में छिपा देती हैं। और कीनियों के बीच में छिपाने के दौरान उन्हें उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता है। उन्हें ऐसा लगता है किसी अपने प्रिय को जैसे कब्र में सुला रही हो, इस तरह के उनके मन में भावना आती है। और ये सब करके विचार करके वो सो जाती हैं। सपने में उन्हें बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं। उन सफ़िया को जो सिख बीबी जो बोली माँ के समान है उनकी याद आती है। फिर उसके बाद में भाई भतीजियों की याद आती है, उनके अपने जो प्रिय हैं उनकी याद आती है कि वे सारे लोग उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम क्यों जा रही हो, ऐसे जगह तुम क्यों रहती हो, ऐसी सरहद क्यों हम लोग वहाँ आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। ये सारे प्रश्न जो है वो कहीं ना कहीं सफ़िया को भावुक करते हैं। और सफ़िया मन में विचार करती है कि इस प्रकार ये जो सरहदें हैं ये सरहदें हमें आपस में बांटती रहती हैं। ये अगर ये सरहदें बेमानी हो जाए तो आपसी जो रिश्ते हैं, दिल का जुड़ाव जो है एक दूसरे से अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो हमें अपनों से मिलने के लिए हमें विचार नहीं करना पड़ेगा, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। इस तरह से मन ही मन वो जो है विचार करती हैं। सफ़िया से उनके सभी लोग परिचित लोग प्रश्न करते हैं कि तुम अब कब आओगी। तो ये सब सोच करके अचानक उनके दिमाग में वही प्रसंग आता है कि जो उनकी माँ समान सिख बीबी रहती हैं वो किस तरह उन्हें उनकी याद आती है, किस तरह सिख बीबी कहती है कि हमारा तो वतन जो है वो लाहौर ही है। वो सारी बातें यादों में वो खो करके रह जाती हैं। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे पेज नंबर 34 और जो है थर्ड जो पैराग्राफ है वो देखिए। फिर दिखा इकबाल का मकबरा। जब उन्हें सिख बीबी का स्टेटमेंट याद आता है कि हमारी तो लाहौर में यहाँ भी हमारी कोचिंग है, बिजनेस है, सब कुछ अच्छे से हम लोग सेटल हो चुके हैं, व्यवस्थित रूप से यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हमारा जो वतन है वो लाहौर ही है। इसके बाद उन्हें याद आती है, उन सपने में उन्होंने देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, ये सारी चीज़ें उन्हें सपने में आ रही है। सफ़िया ये सारी चीज़ें सपने में देख रही हैं। इकबाल का मकबरा उन्होंने देखा, लाहौर का किला देखा, किले के पीछे डूबते सूरज की नारंगी किरणें, किस प्रकार किले के पीछे जो है सूर्य जो है अस्त हो रहा है, वो दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। आसपास में फैलता उभरता अंधेरा, जैसे दिन से रात हो गई कैसे अंधेरा फैलता गया, उस अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास जैसे दो बेजान परछाइयाँ हो। ऐसा लगता है कि वो मकबरे की सीढ़ियों पर बैठ करके जो है चर्चा कर रही हो। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बेजान, जिसमें कोई जान ना हो, दो परछाई यानी दो अक्स बन करके आ रहे हैं और वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो तुम कल चली जाओगी। उन्हें लगता है कि मैं हूँ और एक मेरी माँ या कोई मेरा घनिष्ठ है, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कल तुम चली जाओगी। हाँ, अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल या शायद कभी नहीं। अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। ये सारे जो है ये सभी सपने में उन्हें दिखाई देता है और अचानक से उनकी नींद जो है वो खुल जाती है। शायद उनके मकबरे की सीढ़ियों के नीचे दूब से एक पत्ती तोड़ी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। और हुआ यह था कि नींद में करवट लेते उनका हाथ कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उनके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। सफ़िया बताती है कि जब वो सपने में रहती हैं, सपने में वो सारे दृश्य उनको दिखाई देते हैं, सारे दृश्य जो जीवंत सजीव दृश्य दिखाई देते हैं। अचानक से ऐसा लगता है कि उन्होंने वो बैठे बैठे हुए एक दूब तोड़ती हैं और दूब मतलब घास, एक घास तोड़ती हैं और उस घास पर क्या ओस जमी हुई है तो उन्हें ठंडा लगता है, इसलिए यहीं पे उनका सपना जो है वो टूट जाते हैं, यहीं से वो जाग जाती हैं। तो वास्तविक स्थिति क्या रहती है, जब वह सोई रहती हैं तो उन करवट जैसे ही बदलती हैं तो उनका हाथ जो वो कीनुओं पर पड़ जाता है। तो कीनू चूँकि ठंडा छूने पे सॉफ्ट ठंडा रहता है, तो वो जब कीनुओं पे हाथ पड़ने के कारण वहाँ सपना उनका वहीं पर टूट जाता है।
तब उन्हें याद आता है कि अरे अभी मैं सपना देख रही थी और मैं यहाँ तक पहुँची थी कि मैं किस तरह से दूब को तोड़ करके उस पर विचार कर रही है। दोनों लोग आपस में किस प्रकार जो दो अक्ष है वो किस प्रकार आपस में चर्चा कर रहे हैं, वही सारी बातें वो सोचती हैं और उन्हें ये सारी बातें याद आती हैं कि जब उनके दोस्त ने जब वो कीनू दिया था तो उस समय उनसे कहा था कि देखो ये क्या है, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। तो इस प्रकार उनका सपना जो है वो वहीं पर भंग हो जाता है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। सफिया जो है अभी स्टेशन पे वहाँ पर पहुँच गई है, वेटिंग रूम में बैठी हुई है। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी हुई है। दिल्ली तक का किराया उनके भाई ने दे दिया था। हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनू की टोकरी पर निगाह जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में कीनू के नीचे नमक की पुड़िया दबी हुई है। सफिया जो है वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रही है। भाई ने किराया दे रखा है, दिल्ली तक का सब कुछ व्यवस्थित रूप से, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मन में, दिमाग में, जहन में, मन मस्तिष्क में जो हलचल मची हुई है उसकी चर्चा जो है सफिया करते हुए बताती है। कहती हैं कि ऐसा लगता है, उनके मन में आता है कि देखो यहाँ इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी को मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि इन कीनों के बीच में जो है वो नमक छिपा हुआ है। तो अभिप्राय यह है कि जो यहाँ पर जो सफिया है, जो इसे कहा जाता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जब आदमी के मन में किसी तरह का जब दोहरी स्थिति में होता है तो हर समय उसको वही सब दिखाई देता है। हर वक्त लगता है कि कहीं से जो चोरी नहीं करता तो उसको हर वक्त पकड़े जाने का डर जो है उसे सताए रहता है। तो उसी तरह से सफिया के मन में था कि कहीं केवल मैं ही जानती हूँ कि उन लोगों के बीच में नमक है, अगर मैं पकड़ी गई तो क्या होगा, या मैं इस तरह से मैं बच पाऊंगी कि नहीं बच पाऊंगी, यहाँ से मैं नमक ले जा पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। इस तरह के हजारों प्रश्न जो है वो उनके दिमाग में, सफिया के दिमाग में कौंध रहे थे। हजारों प्रश्न उनके सामने से उपस्थित हो रहे थे। जब उनका सामान कस्टम की जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो एक झिरझिरी सी, बदन में क्या झिरझिरी सी हो गई, मतलब कंपन, एक सिहरन जैसा हो गया, कंपन जैसा मन में आया और पूरा शरीर जो है वह कांप उठा कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं ले जाएगी। अंततः उन्होंने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया सफिया कि यह मोहब्बत का तोहफा है, उपहार है, सौगात है और इस सौगात को मैं किसी भी कीमत पे छिपा करके मैं नहीं ले जाऊंगी। कस्टम वाले को दिखाएगी वह। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। उसने अपना पैसे का पर्स, पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर के रेल की तरफ चला तो वह एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। ज़्यादातर मेजें से होकर रेल की तरफ अक्सर मेज खाली हो चुकी थी, मतलब जितने और सारे जो भी लोग थे धीरे धीरे करके वो वहाँ से जा चुके थे। सबके सामान की लगभग चेकिंग समाप्त हो गई थी। चेकिंग वाला कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था। एक दो पर इक्का दुक्का सामान रखा हुआ था। वहीं एक साहब खड़े थे, लंबा सा कद, कस्टम अधिकारी का जो है हुलिया, उसका वर्णन, उनका पूरा गेटअप का वर्णन करते हुए सफिया बताती है कि वहाँ पे एक कस्टम अधिकारी थे, वहाँ पे एक साहब खड़े थे, एक व्यक्ति का बताती है कि वो खड़े थे और उनका लंबा, हाइट काफ़ी अच्छी थी, लंबा कद था, दुबला पतला, पतले दुबले से थे, खिचड़ी बाल यानी पके हुए, कुछ काले कुछ सफ़ेद बाल थे, आंखों पर ऐनक यानी उम्र दराज थे, चश्मा उन्होंने लगाए रखा था। वे कस्टम अफसर की वर्दी पहने हुए थे मगर उन पर कुछ जच नहीं रही थी, मतलब उनकी पर्सनालिटी देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कस्टम अधिकारी लायक नहीं लग रहे थे, लेकिन वह उनका जो वस्त्र था, परिधान देख करके वो पता चल रहा था कि यह कस्टम अधिकारी जो है। सफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सफिया ने जो कस्टम अधिकारी है, कस्टम अधिकारी की हुलिया का जो वर्णन किया है कि किस प्रकार पतले दुबले हैं, हाइट है, आंखों पर ऐनक लगा हुआ यानी उम्र दराज है, इस प्रकार से तरह के बाल जो उनके खिचड़ी वाले बाल हैं और उनके शरीर पर जो उनका वस्त्र है वो दोनों तरह शोभा नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी कस्टम अधिकारी वरिष्ठ व्यक्ति का जो है वो हुलिया हो। तो मतलब अधिकारी का जो व्यक्तित्व और जो शरीर का जो होता है और जो उन्होंने उस व्यक्ति की चर्चा की वो दोनों से कहीं मेल नहीं खा रहा था, ऐसा यह जो सफिया का जो अपना मत था।
तो उसने पूछा, सफिया ने उनसे पूछा कि आप जो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नज़र भर कर, मतलब निगाह डाल करके नज़र भर कर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए, फरमाइए मतलब कहिए। उनके लहजे से सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे फिर गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी ही तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीज़ों से मिलने आई होंगी। जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। अपने भाइयों से मिलने आई थी, वे लोग इधर आ गए। आपको भी तो शायद इधर आए, मतलब इस तरह, यानी आप भी जो बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान था, उसी समय आप भी विस्थापित हुए से प्रतीत होते हैं। आपका भी मतलब आप दिल्ली के हैं और यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो इस तरह से आप भी इस तरह से विस्थापित, उसी समय लगता है कि आप भी उसी समय विस्थापित हुए थे। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है। सफिया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक करके उनको सब कुछ बता दिया। सारी स्टोरी, सारी जो प्रसंग, सारा इंसिडेंट, पूरी घटना जो है एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जो कस्टम अधिकारी थे, कस्टम अधिकारी के सामने बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई, तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथ में उठाया, अच्छे से लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा, मोहब्बत कस्टम से इस तरह से गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। मोहब्बत कस्टम से, कस्टम रीति रिवाजों से, प्रावधानों से इस प्रकार जो प्रेम मोहब्बत है, इंसानियत है, वह कस्टम से, उन रीति रिवाजों से इस प्रकार गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। कानून भी ये प्रक्रिया देख करके दंग हो जाता है कि प्रेम से बढ़कर के कोई भी नियम कानून नहीं होता, कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है जो प्रेम को जो है किसी तरह से काट सके, प्रेम को समाप्त कर सके। यानी प्रेम का वर्चस्व जो सर्वोपरि होता है, प्रेम ही सबसे बड़ा होता है। पर चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद, दिल्ली जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून यानी सभ्य महिला, उन खातून को नमक देते वक्त मेरे तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो कस्टम अधिकारी ने नमक की पुड़िया सफिया को हैंडओवर करते हुए सफिया को देते हुए कहा कि परेशानी का कोई विषय नहीं है, कोई समस्या नहीं है और जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उस भद्र महिला से कहिएगा कि परेशान ना होए। अगर इसी तरह से एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहा, एक दूसरे से के प्रति अपनापन का भाव रहा, तो धीरे धीरे जो बंटवारा है, सरहदें हैं, ये सारी चीज़ें जो है बेमानी हो जाए, इनका कोई मतलब नहीं होगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई। वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उनके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार हसरत माने उम्मीद भरी नज़रों से कि मेरी फूफी, मेरी दीदी, मेरी बाजी फिर से आएंगे मिलने के लिए, हसरत भरी नज़रों से, नज़रों माने निगाह से बहते हुए आंसुओं, ठंडे सांसों और भींचे हुए होठों के बीच में से काटते हुए रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, जहाँ पर चेंज होता है सरहदें, सो वहाँ पर पाकिस्तानी पुलिस उतरी और हिंदुस्तानी पुलिस जो उसमें सवार हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। कब लाहौर समाप्त हो गया, कब लाहौर की जो सरहद या सीमा समाप्त हो गई और अमृतसर की सीमा जो है वह समाप्त हो गई। एक लोहे की जो जंगले का जिक्र करती है उसी का बताती हैं कि एक ही सेम सरहदें, सेम लाबो लिहाज से बोलने का स्टाइल, खाने पीने का सब एक ही जैसा सब कुछ है, लेकिन जो है आपस में इस तरह से जो सरहदें बना दी गई हैं वो आपस में लोगों को बंटवारा बांटती जा रही है। तो उसमें सवार हुए, एक तरफ पाकिस्तानी पुलिस उतरी और उस पर जो है हिंदुस्तानी पुलिस सवार हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से लाहौर समाप्त होता है और कहाँ से अमृतसर शुरू हो गया। एक जमीन थी,
समानताएं बताती हैं कि लाहौर और यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या क्या समानताएं हैं। वो वहाँ पर दोनों स्थान का वो घूम करके लाहौर में हिंदुस्तान में रहती हैं और लाहौर में उन्होंने घूम के वो आई हैं। तो दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, किस तरह से लोग अलग अलग कहते हैं, ये उन्हें समझ में नहीं आता। कहती हैं एक ही ज़मीन थी, एक ही जमान थी, एक ही सूरतें मतलब हुलिया, लगभग गोरा काला जो भी है सब एक ही जैसे हुलिया है। लिबास माने पहनावा भी लगभग एक ही जैसा है। एक ही लबो लहजा, बोलने का स्टाइल, शैली, कहने का तरीका सब एक जैसा है। और अंदाज थे, गालियाँ भी एक ही सी थी, जो आपस में एक दूसरे को जो लोग गालियों से नवाजते हैं, गालियाँ देते हैं, गालियाँ भी लगभग एक ही जैसी थी। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि बड़ी भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। जो पुलिसकर्मी या और सारे लोग थे, दोनों सब एक जैसे, शकल सूरत, देखने का स्टाइल सब कुछ एक जैसा था। यहाँ तक कि गालियाँ भी एक दूसरे से मिलती जुलती थी और एक दूसरे को गालियाँ जो है एक दूसरे को दे रहे थे, वो उनको दे रहे थे, वह उनको दे रहे थे। लेकिन अंतर क्या था, दोनों के हाथ में, दोनों सरहदों की जो पुलिस थी, दोनों के हाथ में जो बंदूक लगी हुई थी, ये बंदूक बस केवल बंटवारा कर रही थी, अन्यथा बाकी सारी चीज़ें एक समान थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वाले के सामान की जांच उनके डिब्बे के सामने ही हो रहे थे। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उन नौजवान कस्टमर अफसर की ओर बढ़ी तो बातचीत और सूरत से बंगाली लगते थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। अमृतसर में जब सामान उनकी चेकिंग होने लगी तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में सफिया ने जाकर के उस कस्टम अधिकारी से बताया कि जो उसे देखने में लग रहा था कि वह थोड़ा सा बंगाली चेहरा देखकर उन्हें लगा कि ये बंगाली है। तो उन्होंने अपने मन की बात, दिल की बात स्पष्ट शब्दों में अमृतसर के जो कस्टम अधिकारी उसके सामने रख दी। फिर उसने हैंडबैग खोला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनको सब कुछ कह सुनाया और उन्होंने सिर झुका लिया। सुनते रहे, बीच बीच में सिर उठाते रहे, गौर से उसे देखते, फिर सुनने लगते। बात पूरी हो गई। उन्होंने एक बार फिर फिर सफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोला, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। सफिया दाखिल होते हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए 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 ना। जब सफिया ने पूरा जो स्टोरी है उनके सामने कह सुनाई तो उस समय बड़े ही मन से उन्होंने पूरी कहानी, पूरी बात, पूरा प्रसंग जो है सुना और उसके बाद कहा कि चलिए आप हमारे साथ चलिए, और किसी व्यक्ति से कहा कि इनका सामान को जरा देखते रहिएगा। तो थोड़ा कुछ समय के लिए जो सफिया, उसके मन में कई तरह के प्रश्न जागने लगे, पता नहीं ये कहाँ ले जा रहे हैं, ये कौन सी कानूनी प्रक्रिया करेंगे या किस लिए ले जा रहे हैं, इनके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये सब सफिया को कुछ नहीं पता था। तो आश्चर्यचकित होकर के उनके साथ चले। तो थोड़ा जब उन्होंने कमरे में प्रवेश करने की बात कही तो उन्हें थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बात मानते हुए कमरे में प्रवेश किया। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोला, बैठिए। सफिया ने पुड़िया और बैग को मेज पर रख दिया। बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। सफिया के पैर के तले की जमीन खिसकने लगी। वह आश्चर्यचकित हो गई। उसे लगा कि अब क्या होगा, कोई हमारे ऊपर क्या है, आसमान गिरने जैसे लग रहा है कि कोई बहुत ही कुछ ऐसी स्थिति घड़ी आ गई है कि जो उसका मैं सामना शायद नहीं कर पाऊंगी। उसके पैरों तले जमीन ही खिसक पड़ी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, अब क्या होगा। 2 चाय लाओ। कस्टम अधिकारी ने पुलिस का विभाग का अधिकारी था, पुलिस विभाग का कोई कर्मी था, तो उसे कहा कि जाओ 2 कप चाय लेकर के आओ। पुलिस वाला सफिया को घूरता हुआ चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसके अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफ़ा खोल दिया। बाईं ओर सफ़ा मतलब पेज, ऐसे पृष्ठ खोलते हुए बताया कि एक उस पर लिखा हुआ था, बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफ़े पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले शब्द थे। अंग्रेजी में उस पर लिखा हुआ था, शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946। तो आप क्या ईस्ट बंगाल के हैं? हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया।
आप यहाँ कब आए? जब डिवीज़न हुआ तभी आए, मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था जब नजरुल और टैगोर, इस्लाम और हिंदू दोनों, नजरुल और टैगोर दोनों को एक साथ बचपन से ही पढ़ते आ रहा हूँ। जिस दिन हम रात यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे यह किताब दी थी और उस दिन मेरी सालगिरह थी। कस्टम अधिकारी ने बताया जिस दिन मेरे दोस्त ने, बचपन के दोस्त ने ये किताब दी थी उस दिन मेरा बर्थडे था और बर्थडे के समय उसने, ये मेरी बचपन के मेरे दोस्त ने ये किताब दी थी। और उस समय शुरू से ही हम लोग, ये हिंदू मुस्लिम क्या है ये हम लोग को नहीं पता था, इतना जो है हम नहीं समझते थे। तो हम जो है नजरुल को भी पढ़ते आ रहे थे, हम जो है टैगोर को भी पढ़ते आते। कहने का मतलब क्या है कि ये जो बंटवारा कर दिया गया कि ये इस्लाम है, ये मुसलमान है, ये हिंदू हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम दिल से सबको सम्मान देते हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, हम एक दूसरे को सम्मान देते हैं। तो बता दें, बचपन का मेरा एक मित्र था, वो हिंदू था और उसने मुझे ये जो है, उसने मुझे, एक मेरा मित्र था बचपन का, उसने मेरे सालगिरह पर एक जो पुस्तक दी थी। फिर हम कलकत्ता रहे, पढ़े, नौकरी भी मिल गई और पर हम वतन आते जाते रहते हैं। वतन? सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर के पूछा। वतन मतलब कौन सा वतन, किस वतन की बात करते हैं? तो सफ़िया ने ज़रा हैरान होकर के पूछा, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है, मैं यहाँ का, मेरा दिल जो है, दिल दिमाग जो है ढाका में बसा हुआ, तो मेरा वतन जो है ढाका है। उन्होंने ज़रा बुरा मान करके कहा, हाँ, ठीक है। सफ़िया जल्दी से बोली, हाँ, अच्छा, हाँ, समझ में आ गया मुझे कि आप जो है बचपन आपका ढाका में बीता है, आप ढाका को, बंगाल को अपना वतन मानते हैं और यहाँ पर आप रहते हैं, आप अपनी ड्यूटी करते हैं। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है। उन्होंने चाय की प्याली सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर बोले, वैसे तो डाव कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाव यानी कच्चा नारियल, डाव की क्या बात, हमारे ज़मीन, हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। कस्टम अधिकारी ने समझाया कि जैसे नमक आपके लिए प्रिय है, जैसे हिंदुस्तान में भी नमक है, लाहौर में भी नमक है, लेकिन लोग लाहौर के रहने वाले लोग लाहौरी नमक को याद करते हैं। उसी तरह कलकत्ता में जैसे प्रिय है डाव, वैसे वहाँ भी बंगाल में भी डाव बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी हमारे वहाँ का जो डाव है, कलकत्ता का जो बंगाल का जो डाव है, उसकी बात ही कुछ अलग है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी, तब पुल के सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती जा रही थी कि उनका वतन कहाँ है, वह जो कस्टम के इस तरफ है या जो कस्टम के उस तरफ है। तो इस प्रकार जो है इसमें 3 लोगों की बात महत्वपूर्ण रूप से की गई। एक तो सफ़िया खुद, दूसरे जो एक दिल्ली को जो है अपना वतन मानते हैं कस्टम अधिकारी जो लाहौर के थे, एक तीसरे जो यहाँ पर अमृतसर में इनके सामान की चेकिंग करते हैं कस्टम अधिकारी यहाँ। तीनों लोगों का मानना था, रहने वाले कहीं और के थे और अपना वतन कहीं और को वो मानते थे। जो पहला बताया, पहला उन्होंने लाहौर में रहने वाले बताते हैं कि मेरा वतन दिल्ली है, और इन्होंने बताया कि मेरा वतन जो है ढाका है। तो इस तरह से, और जो सिख बीबी थी, सिख बीबी ने बताया कि इनका वतन जो है वह लाहौर है। तो इस प्रकार विस्थापित होने के बावजूद, अलग अलग स्थानों में काफ़ी समय बिताने के बावजूद भी लोग अपना वतन जो है उसी स्थान को मानते हैं जहाँ से उनका बचपन बीता होता है, जहाँ अपनेपन के साथ उन्हें जो है सम्मान मिला होता है। आज ये सरहदों में बंटवारा हो चुका है, सरहदों के आधार पर, मानचित्र पर बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी भी ज़हनी तौर पर, भावनात्मक रूप से हम सभी जो है वह एक हैं। इस पाठ के आधार पर कहा गया है कि हर रिश्ते में प्रेम का होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी रिश्ता हो। अगर रिश्ते में प्रेम होगा तो ये सरहदें जो है, ये मानचित्र जो है, ये लकीरें जो बेमानी हो जाएंगी। अगर रिश्ते में प्रेम नहीं होगा, इसी तरह हम हिस्से की बात करेंगे, बंटवारे की बात करेंगे, तो हमारा अपना जो है कितना भी क्लोज रिश्ता होगा वो हमसे काफ़ी दूर हो जाएगा।
तो हमें अगली पीढ़ी को जो क्या देना है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमें आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्ण सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। रिश्ते में आज भी जो है प्रेम की आवश्यकता है। जैसे हमको खाने में नमक चाहिए, उसी तरह हमें रिश्ते में प्रेम की आवश्यकता होनी चाहिए। सो इस प्रकार ये संपूर्ण पाठ की व्याख्या थी, संपूर्ण पाठ का एक्सप्लेनेशन था। आप इस पाठ पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको आप अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।